हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एस्पिरेट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरएफ के एमसीक्यूज़ को। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। प्रस्ताव को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो प्रस्ताव देता है उसे प्रोमिजर कहते हैं, वचनदाता कहते हैं, और जो प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसको प्रोमिजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज। वचन और वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये डिफाइन किया गया है 2E में। 2E के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट क्या होता है? किसी भी प्रॉमिस और प्रॉमिस का एक ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। तो ये बताया गया है 2H में डेफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पे बोला गया है कि कोई भी एग्रीमेंट जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होता है वो क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। और कानून द्वारा प्रवर्तनीय होने का मतलब क्या है कि पक्षकार अगर कोई भी एक दूसरे से कुछ उनको दिक्कत आती है, चाहे उनको लगता है कि सामने वाला नियम कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो वो केस कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑन द ऑप्शन ऑफ अदर इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा ठहराव जिसमें सिर्फ एक पक्षकार की इच्छा होती है, दूसरे पक्षकार द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि व्यर्थनीय। वॉइड प्लस एबल, यानी कि वो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड कराने के योग्य है। सपोज दैट कि दो पर्सन है, एक पक्षकार ए है, दूसरा पक्षकार बी है। ए चाहता है कोई कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन बी नहीं चाहता है। ए ने इसको धमकी दे करके कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। तो अब क्वेश्चन में आपकी क्या बोला था कि सिर्फ एक पक्षकार की इच्छा पर है, तो एक पक्षकार की इच्छा पर है, लेकिन दूसरे पक्षकार की इच्छा पर क्या है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है, उसके साथ साथ वो चाहे तो कोर्ट में जा करके इस जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में बना है उसे कैंसिल भी करा सकता है। इसलिए इसको बोला जाता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी। एक समझौता जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। और यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट है व्यर्थ ठहराव। ध्यान दीजिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है लेकिन अब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कैंसिल कर दी गई, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी सीज कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो वॉइड हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। जैसे किसी भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन जैसे कोई डॉक्यूमेंट था, उस पर सिग्नेचर नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, लेकिन बस एक टेक्निकल इशू की वजह से वो वॉइड करा दिया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। कब एक प्रस्ताव का संचार पूरा माना जाता है? तो प्रस्ताव देता कौन है? प्रस्तावी देता है। उसका कम्युनिकेशन पूरा कब माना जाएगा? जब भी जिसके लिए बनाया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट उसके नॉलेज पे आ जाए। पहला ऑप्शन क्या है आपका, व्हेन इट डू नॉट कम्स टू द नॉलेज टू पर्सन हुम इट इज़ मेड, यानी कि उस पर्सन के नॉलेज में नहीं है जिसके लिए बनाया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। When it comes to the knowledge of another person that some communication was made to the concerned person, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के ज्ञान में आया है कि कोई प्रस्ताव किया गया है, ये भी नहीं होगा। When it comes to the knowledge of the person to whom it is not made, कोई एक ऐसा व्यक्ति जानता है उस प्रस्ताव के बारे में जिसके लिए वो प्रस्ताव किया ही नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, यानी कि जब प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आता है, उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो क्या माना जाता है? प्रपोजल किया गया है, जो भी सेकंड पार्टी है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन। अनुबंध को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये डिफाइन किया गया है 2H में। 2A में क्या डिफाइन किया गया है? जब दो पर्सन मिलते हैं तो पहला पर्सन क्या करता है? उसको प्रपोजल कर देता है, तो 2A में। दूसरा पर्सन उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है 2B में।
प्रपोजल जो बनाता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है, ये किस में डिफाइन किया गया है? धारा सी में। उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो फ्री में तो बनेगा नहीं, किसी कंसिडरेशन के लिए बनता है, तो कंसिडरेशन आपका डी में है। अब जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि ए, बी और सी जब तीनों मिल जाता है और डी मिल जाता है, तो क्या बन जाता है? ई, यानी कि एग्रीमेंट बन जाता है। यही एग्रीमेंट क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इस सीक्वेंस में आप याद कर सकते हैं। एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक पक्षकार ए है और बी है, दोनों एक दूसरे को वादा किए हैं। जो म्यूचुअल प्रोमिसेस पक्षकार करते हैं वही 2F में डिफाइन किया गया है, पारस्परिक वचन जिसको बोलते हैं। बाकी का भी एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट। प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए स्वीकृत होने चाहिए। कोई भी प्रस्ताव किया जा रहा है उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है। प्रॉमिस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस उसका मिल जाना। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ साथ योग्य नहीं होगा, यहाँ पे ये शर्त होगा। क्वालिफाइड मतलब होता है शर्त के साथ। तो कंप्लीट होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रस्ताव पूर्ण रहे ये सही है, लेकिन वो शर्त के साथ नहीं होना चाहिए। जब भी स्वीकृति होगा। स्वीकृति जब भी शर्त के साथ की जाती है तो वो क्या बन जाता है? काउंटर ऑफर बन जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। आपका स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकता है कि जब भी स्वीकृति शर्त के साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं प्रति प्रस्ताव, काउंटर ऑफर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनल मैनर unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। कुछ सामान्य और उचित तरीके से व्यक्त किया जाए जब तक कि प्रस्ताव उस तरीके को निर्धारित ना करे जिसमें उसे स्वीकार किया जाना है। तो ये इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये बोला है जैसे ए है और बी है। ए ने कोई लेटर लिख के प्रस्ताव दिया है, बी के पास पूरा संसाधन है, वो चाहे तो अपने फ़ोन का यूज़ कर सकता है, वो चाहे तो खुद लेटर लिख सकता है, या फिर वो ईमेल कर सकता है, फैक्स कर सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो उसका यूज कर सकता है। यानी कि रीजनेबल, यूजुअल, जो भी सामान्यतः प्रयोग किया जाता है और किसी भी उचित तरीके से उसका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है, जब तक कि ए ने खुद ना बोला हो कि आप मेरे प्रस्ताव की स्वीकृति खत के माध्यम से दीजिएगा या किसी अन्य माध्यम से दीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि जब तक कि प्रपोज करने वाला ये बोला ना हो कि आपको एक्सेप्ट किसी और मैनर में करना है, तब तक कि ये क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। नेक्स्ट है बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि बिना किसी शर्त के और वो पूर्ण होना चाहिए। हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हिंदी कोई वो डिफरेंट हो गई है। जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था ये पूर्ण और शर्त के बिना। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी और सी दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी। एक अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय होना बंद हो जाता है, जब वह प्रवर्तनीय होना समाप्त कर देता है तो वह क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ ये होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये डिफाइन किस में किया गया है? आंसर आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच वॉज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872 केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जो 25 अप्रैल 1872 को बनाया गया था, उसे कब से लागू किया गया है? तो वो लागू किया गया था 1 सितंबर 1872। तो क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि बनाया कब गया था? तो 25 अप्रैल को। लागू कब किया गया था? तो 1 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एन एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड विद द माइनर, द एग्रीमेंट इज। नाबालिग के साथ किया गया कोई भी समझौता क्या होता है? तो वो क्या होता है? वॉइड होता है। इसकी जगह अगर वॉइड एब इनिशियो दिया रहता, इसका मतलब भी वही सेम रहता। वॉइड एब इनिशियो का मतलब ये है कि प्रारंभ से ही व्यर्थ। तो किसी भी माइनर के साथ, यानी कि अवयस्क के साथ, नाबालिग की जगह पे अवयस्क शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। तो अवयस्क के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वेयर अ माइनर हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ नेसेसरी आइटम
इन सच केसेस जहां एक अवयस्क अपनी आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए अनुबंध करता है, इस तरह के मामले में क्या हो सकता है? द माइनर इज नॉट पर्सनली लाइबल। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है कि कोई भी नाबालिग व्यक्तिगत रूप से उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराने का मतलब क्या है? जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कोई ना कोई कंसिडरेशन होगा, तो कंसिडरेशन के लिए उसको पर्सनली लाइबल नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पास कोई एसेट है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, माइनर्स स्टेट आर लाइबल टू मेक गुड, यानी कि जो नाबालिग की संपत्तियां उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। माइनर्स गार्जियन, कभी भी अवयस्क के गार्जियन उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। एंड माइनर इज पर्सनली लाइबल, ये ऑप्शन भी गलत है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से हमको बस एक सेलेक्ट करना है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है, द माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, यानी कि उसको व्यक्तिगत रूप से हम लोग उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। अगर आपका ये दिया रहता, ऑप्शन नंबर तीसरा दिया रहता ए और बी दोनों, तो हम लोग उसको टिक करते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कंसेंट इज डिफाइंड एज, सहमति को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? तो सहमति का मतलब क्या होता है कि जब दो लोग एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं और एक ही समय पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहमति कहते हैं। टू पर्सन और पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात पर सहमत होते हैं, वो एक ही अर्थ में सहमत हो, तो उसे हम लोग सहमति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय करेजन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि कोई भी सहमति जब जोर जबरदस्ती से या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड से अगर किया गया है, तो ऐसा समझौता क्या होता है? तो जब भी फ्री कंसेंट नहीं होता है, एक चीज़ आप याद रख लीजिएगा, कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो क्या होगा? वॉइडेबल होगा। अवॉइडेबल किसके ऑप्शन पर होगा? जो पीड़ित पक्षकार है, यानी कि जिसके साथ ये सब चीज़ें प्रयोग की गई हैं, जिसको धमकी दिया गया है, जिसके साथ कपट किया गया है, धोखा दिया गया है, जिसके लिए मिथ्या वर्णन यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसके ऑप्शन पर ये क्या रहता है? वॉइडेबल होता है, यानी कि व्यर्थ कराने के योग्य रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक टू मैटर ऑफ द फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी ठहराव के लिए जब बाईलेटरल मिस्टेक होता है, यानी कि द्विपक्षीय गलती होती है, तो वो गलती किससे संबंधित है? कि कॉन्ट्रैक्ट की एकदम आवश्यक तत्व है उससे संबंधित जब भी बाईलेटरल मिस्टेक होता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्यर्थ होता है, द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। इसी के साथ एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे जो गलती होती है, मिस्टेक, वो 2 टाइप की होती है। एक तो किसी भी तथ्य से संबंधित, दूसरा होता है लॉ से संबंधित। अगर गलती यूनिलेटरल है, यानी कि किसी एक पक्षकार के द्वारा किया गया है, तो वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वैलिड कहा जाता है, यानी कि उसको हम लोग खारिज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर अगर दोनों पक्षकार ने किसी भी तथ्य से संबंधित गलती कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। वैसे ही लॉ के साथ भी है, अगर आप अपने देश के कानून से संबंधित कोई भी गलती करते हैं तो हमारे यहाँ का कानून हमको माफ़ नहीं करता है। उसको ये लगता है कि अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आपको भारत का कानून पता होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आप गलती करते हैं अपने देश से संबंधित कानून का, तो वो क्या होता है? वैलिड होता है। लेकिन वहीं किसी दूसरे देश के कानून से संबंधित कोई गलती करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। इससे टोटल 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्रीमेंट वॉज एंटर्ड इनटू, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि किसी भी नाबालिग के साथ किया गया समझौता क्या होता है? तो वो होता है आपका व्यर्थ, वॉइड होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम, कार्य असंभव होने पर अनुबंध होता है। तो जब भी कार्य असंभव हो जाता है, कार्य असंभव होने का मतलब क्या है? जैसे एक पक्षकार ए है और बी है, ए और बी दोनों मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए की एक गाय है उसके लिए, कि ए बोलता है कि आप मेरी गाय को 20,000 रुपये में ख़रीद लीजिए, बी बोलता है कि ठीक है 20,000 में मैं उसको कल लेके जाऊंगा। अब ये गाय मर जाती है,
जब गाय मर गई तो जो सब्जेक्ट मैटर है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो ख़त्म हो गया, यानी कि जो काम करने के लिए बोला गया वो काम असंभव हो गया। जब सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वो काम हो ही नहीं सकता, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कोई मतलब कानून के नज़र में अब नहीं रह जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एन एग्रीमेंट इज इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ अ मेजर पर्सन इज, किसी भी विवाह में अवरोध का ठहराव धारा 26 कहती है किसी के विवाह में अगर अवरोध के लिए आप ठहराव बनाते हैं तो वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है मेजर पर्सन, अगर यहीं पर लिखा रहता माइनर पर्सन यानी कि किसी अवयस्क के लिए अगर आप यही ठहराव बनाते तो वो क्या होता है, वैलिड होता, वो लीगल होता। लेकिन ये क्या होगा, वॉइड होगा अगर किसी मेजर पर्सन यानी कि कोई ऐसा पर्सन है जो अपने बारे में डिसीजन ले सकता है, कानून को ये लगता है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, और उसके विवाह में कोई अवरोध के लिए आप ठहराव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। कोई और पॉइंट आपको पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।